नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे औरंगाबाद में महा रैली कर रहे हैं। राज ठाकरे की ये रैली महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर और अजान और हनुमान चालीसा पर छिड़े घमासान के बीच हो रही है, जिसके मायने सीधे तौर पर हिंदुत्व के सहारे राजनीति चमकाने से जोड़ा जा रहा है। अजान और हनुमान चालीसा पर जब से घमासान छिड़ा हुआ है, राज ठाकरे बेहद मुखर होकर उद्धव सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली को लेकर के वार पलटवार का दौर भी जारी है। सीएम उद्धव ने बिना नाम लिए भाई राज ठाकरे पर करारा प्रहार भी किया। उद्धव ने यह कहा कि हमने ऐसे भोंपू वाले बहुत देखे हैं। आज हम बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या राज ठाकरे दरअसल अपनी खोई हुई सियासी जमीन को हिंदुत्व के सहारे ही पाने चाहते हैं और उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो लाउड स्पीकर को लेकर के अजान वर्सेस हनुमान चालीसा के विवाद पर लगातार राजनीति देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में इसको लेकर के सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है। औरंगाबाद में एमएनएस चीफ राज ठाकरे के शक्ति प्रदर्शन और हिंदुत्व शो के मुद्दे पर चर्चा हम शुरू करें, उससे पहले जरा दिखा देते आपको जल्दी से इसी पूरे मामले पर हो रही सियासी बयानबाजी। प्रखर हिंदुत्ववादी शिवसेना, जिनके प्रमुख शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे थे, उस शिवसेना के साथ आप लोगों ने किस प्रकार से गद्दारी की, बेईमानी की, ये देखकर बालासाहेब ठाकरे शायद उनके आंख भरे हो गए पानी से। हनुमान चालीसा का नाम पर आप लोग जो राजनीति कर रहे हो, आप लोग जो देश विभाजन का काम कर रहे हो, महाराष्ट्र को अस्थिर और बदनाम करने का काम कर रहे हो और हम आपसे लड़ रहे हैं, ये देखकर बालासाहेब ठाकरे जरूर खुश कि पूरे देश में कौन हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे ज्यादा वफादार है, उसका कंपटीशन चल रहा है, जिसमें सब पार्टी शामिल हैं, सब पार्टी शामिल हैं, सिवाय हमारा वो टीआरएस को छोड़ के अभी तक 2024 में जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव एनडीए जीतेगी और अब वो 400 सीटें जो है कि 400 सीटें हम जरूर जीतेंगे। जिस तरह भी 5 राज्यों में चुनाव हुआ था और बीजेपी को हराने की भारी कोशिश हुई, लेकिन 4 राज्यों में बीजेपी ने दोबारा सरकार बनाई है और इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों के मन में नरेंद्र मोदी जी है, लोगों के मन में एनडीए है, लोगों के मन में बीजेपी है और इसीलिए लोग हमारे साथ रहेंगे। नेता लोग कुछ भी उल्टा सीधा बात करते रहे, लेकिन जनता हमारे साथ है। तो इस पूरे मुद्दे पर हो रही सियासी बयानबाजी तो आपने सुना, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या इसको लेकर के खाटी राजनीति हो रही है। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल यह कि राज ठाकरे का हिंदुत्व बनेगा संजीवनी। और आज का दूसरा सवाल, औरंगाबाद से तय होगी 2024 की रणनीति। तो इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता महेश वर्मा जुड़ चुके हैं। महेश जी, आपका बहुत स्वागत न्यूज 24 पर। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल साहब, आपका भी बहुत स्वागत। इसके अलावा गीता भट्ट हैं, जो कि प्रोफेसर हैं डीयू में और संघ समर्थक हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। गीता भट्ट, आपका भी बहुत स्वागत। आपको अभी जल्दी से सभी मेहमान टीवी स्क्रीन पर दिखने शुरू हो गए हैं। मोहित बजाज हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता हैं, मोहित बजाज, वो जुड़ चुके हैं। मोहित साहब, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं विनोद अग्निहोत्री साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मोहित बजाज और महेश वर्मा, आप लोगों के पास मैं जल्दी से सबसे पहले आना चाह रहा हूं सर। मोहित बजाज, सीधे तौर पर संजय राउत क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में असल में जो राज ठाकरे हैं वो महाराष्ट्र के ओवैसी हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में हिंदुत्व का खेल चल रहा है, लेकिन इस खेल को हवा कौन दे रहा है? क्यों नहीं इस पर विराम लगा दिया जाता? एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल भी दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी लाउड स्पीकर को लेकर के विवाद चल रहा है, लेकिन सभी धार्मिक स्थलों से बिना किसी विवाद के, बिना किसी परेशानी के, एक एक करके यहां तक कि आपसी सहमति से भी लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। कोई विवाद नहीं हुआ, कोई बड़ी रैली नहीं हो रही है, कोई तमाशा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में ही क्यों हो रहा है? आपकी सरकार क्या इसे रोक नहीं सकती है? देखिए, सबसे पहले तो
सभी को महाराष्ट्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम। देखिए, महाराष्ट्र में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, वह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि जो राजनीति देश को बांटने की हो रही है, ये बहुत गलत हो रही है। क्योंकि जो लाउड स्पीकर का मुद्दा है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये धार्मिक मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। समाज को इससे कठिनाई है, इससे दिक्कत है। और आपने जैसे देखा कि इससे पहले भी चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट्स हो, कहीं जगह की कोलकाता से लेके मुंबई तक, यूपी तक, सब लोगों ने इस तरीके से अपने अपने योगदान दिए, अपने अपने फरमान सुनाए। और ये कोर्ट के आदेशों का साफ तौर पर पालन हो रहा है। और जैसे कि उद्धव ठाकरे जी ने कहा, हमारे संजय राउत जी ने कहा कि हमको देश को बांटने की कोशिश जो हो रही है, इसको रोकना चाहिए। और मैं भी यही कहना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से अगर देश को बांटा जा रहा है तो ये गलत है, और इसी को हम लोगों को देखना चाहिए। आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम का प्यार दिखाई दे रहा है, और कई जगह पर, आगरा की एक ऐसी मस्जिद थी, मेरठ की मस्जिद थी, जहां मेरठ की मस्जिद में मस्जिद के बाहर एक बैनर लगा दिया गया कि भाई सभी लोग जुम्मे की नमाज, अलविदा की नमाज जो पढ़ेंगे अंदर पढ़ेंगे। कई मस्जिदों में इस तरीके से देखा गया कि लोगों ने खुद से लाउड स्पीकर उतार लिए। कई मंदिरों में इस तरीके से देखा गया कि लोगों ने स्वयं से, वहां के पुजारियों ने स्वयं से अपने अपने लाउड स्पीकर उतार लिए, जो 10 डेसिबल या जो भी मान्य जो कोर्ट्स का जो आदेश है उसका पालन करते हुए सभी लोगों ने इस तरीके से किया। तो अगर हम अपनी राजनीति और ये धर्म को अलग रखेंगे तो ज्यादा उचित है। और रही बात हिंदुत्व की लड़ाई, तो हिंदूवादी हम थे, बाला साहेब ठाकरे ने नहीं। देखिए, अब यहाँ पे हिंदुत्व की लड़ाई तो अभी तो मैंने वो पूछा भी नहीं, उसका जिक्र भी नहीं किया, और आप आगे अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हाँ हिंदुत्व की लड़ाई में हम हैं, वो प्रोक्लेम्ड आ जाते ना, ऑटोमेटिक आप आ जाते हैं, डिफॉल्ट अपने आप को बताने की आजकल होड़ लगी हुई है। लेकिन 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 नहीं, मोहित बजाज, आप उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, सारी बातें बता रहे हैं, बैनर के बारे में बता रहे हैं, आपसी सहमति से क्या हो रहा है वो सब कुछ बता रहे हैं। ये एग्जाम्पल अगर यूपी में सेट हो सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? क्यों आप इस पूरे मुद्दे को तूल दिलवा रहे हैं? क्यों आखिर आप राज ठाकरे को असल में एक हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप चाहें तो ये बड़े आराम से हैंडल हो सकता है। देखिए, बिल्कुल आपकी सही बात है, ये बिल्कुल आराम से ही हैंडल हो रहा है। और महाराष्ट्र के अंदर भी आपको मैं बताऊं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोग हैंडल हो कहां रहा है इस बात का समर्थन आप ये कह दे रहे हैं हो सकता है और हो रहा है में फर्क है ना मोहित भाई, हो सकता है और हो रहा है में फर्क है। अगर आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाना है तो किस बात का इंतजार हो रहा है? क्यों आखिर 1 तारीख को यह महारैली हो रही है, या फिर 3 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है, उसके बाद क्या हो सकता है? माहौल बिगाड़ने की बात हो रही है, हिंदुत्व का खेल खेल रहा है। आप भी तो इस खेल में एक एक्टिव प्लेयर की भूमिका निभा रहे हैं ना। देखिए, अल्टीमेटम ऐसा नहीं है, अल्टीमेटम जो दे रहा है वह उसका व्यक्तिगत तौर पर है। अल्टीमेटम हमने किसी प्रकार का नहीं दिया, और हमारी सरकार वहां इतना अच्छा कार्य कर रही है, क्योंकि जिस समय हम लोगों ने, चाहे कोरोना काल हो चाहे कोई भी हो, हम लोगों ने जो वो समय देखा उसमें हमने किसी प्रकार का धर्म जात नहीं देखा। आज भी जब ये लाउड स्पीकर की बात हो रही है तो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, किसी को भरोसा नहीं था कि इतना शांत रहने वाला मुख्यमंत्री इतना सफल और अच्छा कार्य कर लेगा। आज लोगों के दिलों में वह बसे हैं, और उसी जो दिल में इज्जत बन रही है, उसी इज्जत को बदनाम करने के लिए ये पूर्ण रूप से साजिश लगातार रची चली जा रही है। अब जैसे आप हनुमान चालीसा का मुद्दा ही देख लीजिए। हनुमान चालीसा का जो मुद्दा है, हम लोग क्या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते? हमारा क्या धार्मिक किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा क्या धर्म है, क्या वह अलग है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो वह प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा, प्रत्येक नागरिक की चिंता उसे करनी चाहिए। और आज जो आपने कहा राज ठाकरे जो कर रहे हैं, देखिए, राज ठाकरे जी के लिए मैं साफ तौर पर यह कह देता हूं कि उनका भी, उनकी राजनीतिक पार्टी है या उनका जो भी है, वह उनका व्यक्ति विशेष है। आज जो वह कर रहे हैं उसमें 16 शर्तें लगाई गई हैं। और वो 16 शर्तें क्यों लगाई हैं? क्योंकि देखिए, आपको भी मानना पड़ेगा, चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, सभी लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कायम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही हम लोगों ने करना है। अगर कोई महाराष्ट्र का, ठीक है मोहित साहब, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले एक और बहुत छोटा सा सवाल आपसे ले लेता हूं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों की तरफ जाता हूं। हमारा सवाल भी बहुत छोटा सा है। क्या राज ठाकरे का जो हिंदुत्व का मुद्दा है वही संजीवनी उनके लिए बनने वाली है? और ये संजीवनी कहीं ना कहीं आप उन्हें एक तरह से प्रोवाइड भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते से ही अजान होने लगी है लाउड स्पीकर से। वो क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ?
देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हो सकता है अभी पीछे जो आवाज सुनने में आ रही है, जो बातें उड़ी उड़ी पता चल रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी उसको पूर्ण रूप से सपोर्ट करती दिखाई दे रही है। अच्छा। अब इसमें क्या है वो तो आने वाला समय बताएगा। उड़ी उड़ी बातें इसमें क्या है? कहीं ये पर तो भी आपने बोला नहीं। ये राजनीतिक मुद्दा। उड़ी उड़ी क्या बातें क्या सवाल पता एक बार चल दोबारा रही हैं? करेंगे? उड़ी उड़ी बातें क्या पता चल रही हैं? उड़ी उड़ी बातें ये पता चल रही हैं, उड़ी उड़ी बातें ये हैं कि कहीं ना कहीं उनको भारतीय जनता पार्टी, जिसको वह लगातार कोसते चले जा रहे थे, कई सालों से कोस रहे थे, अब वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव दिखाई दे रहा है। और रही बात उनके हिंदुत्व की, तो देखिए बाला साहेब ठाकरे ने उनको उंगली पकड़कर राजनीति करना सिखाया है। तो ये बात तो तय है, अगर वह हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं या कुछ बढ़ रहे हैं, उनका व्यक्तित्व है, वह कुछ भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम उन पर जिक्र ही नहीं करना चाहते। हम क्या कर रहे हैं, हमें इससे मतलब होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप क्या कर रहे हैं उससे मतलब होना चाहिए। अतुल पाटिल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है मोहित साहब, लगातार पूरा वक्त आपको दिया है। अतुल लोंढे साहब, आखिर क्यों ये मुद्दा इतना बड़ा बन रहा है, और अब तो महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इसकी बातें सुनाई देने लगी हैं। आखिर क्यों? लाउड स्पीकर का मुद्दा नया तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि 2 हफ्ते 4 हफ्ते पहले ही लाउड स्पीकर बजने लगे और उसके बाद यह विवाद शुरू हो गया। और एक बात यह भी कि लाउड स्पीकर का जवाब लाउड स्पीकर से ही हनुमान चालीसा बजा करके इसको क्या रोका नहीं जा सकता? कोई फॉर्मूला है नहीं क्या? एकदम सिंपल है। भाजपा की केंद्र की सरकार अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर नाकामयाब हो गई है। आज कमर तोड़ महंगाई इस देश में है। केवल पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, कोई भी चीज उठा लो और उसको कंपेयर कर लो 2014 से 2022 में, आपको पता चलेगा 300, 400% से उसकी कीमतें बढ़ी है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। अब ये चीजें नहीं चाहते हैं। अब मीडिया क्या कर रहा है? राज ठाकरे साहब अभी शिव तीर्थ से निकले, यानी अपने घर से निकले, अभी वो दादर तक पहुंचे हैं, अभी वो बोरीवली तक पहुंचे हैं, अब थोड़ी देर में पुणे में पहुंच जाएंगे। अब पुणे में वो किसी के घर में गए, अब पुणे से बाहर निकले, उन्होंने क्या पहना है, अब थोड़ी देर बाद कुछ पुरोहित आएंगे, कुछ पुरोहितों ने उनको पूजा की। अतुल भाई, दम भी तो भर रहे हैं। अगर राज ठाकरे के व्यक्तित्व को सीधे तौर पर नकारा तो नहीं जा सकता, उनके परसोना को तो जीरो नहीं किया जा सकता। अगर वो सीधे सीधे आपकी सरकार को ललकार रहे हैं, 3 तारीख का अल्टीमेटम दे रहे हैं, और उसके बाद वो औरंगाबाद पहुंच रहे हैं, औरंगाबाद में आज एक बड़ी रैली कर रहे हैं, ये सब कुछ अगर हो रहा है, उसकी कवरेज नहीं होनी चाहिए क्या? फिर उस पर बात नहीं होनी चाहिए? आप चाहते हैं कि मतलब ठीक है, महंगाई पर बात होती है, न्यूज़ 24 लगातार बुनियादी मुद्दों पर भी बात करता है, लेकिन इसका भी जिक्र ना हो क्या? फिर ऐसा है सईद भाई, मैं न्यूज़ 24 की बात नहीं कर रहा था। मैं ठीक है, मैं टोटलिटी में ही पूछ रहा हूं। मैं पूछ भी टोटलिटी में रहा हूं। मैं इन टोटलिटी में बात करता हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी एक संस्था के विशेष में बात कभी नहीं करता। मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं आपके। आज देश के सामने बहुत समस्याएं हैं। आपने उड़ती उड़ती खबर में ये बात कर ली, 102 रुपया जो है वो कमर्शियल सिलेंडर की बात हुई है। आज किस विषय पे चर्चा होनी चाहिए? क्या हमारी मूलभूत समस्याएं हैं? उससे ज्यादा तूल जो है वो इस विषय को दिया जा रहा है। तो एजेंडा क्या है, एजेंडा सेटिंग क्या है? तो विपक्ष फेल हो रहा है ना? फिर विपक्ष फेल हो रहा है ना? नहीं, लेकिन अतुल साहब, अगर ऐसा है तो फिर कहां है विपक्ष? क्या राहुल गांधी ट्वीट करके ही अपनी सारी जिम्मेदारी से फारिग हो जाएंगे? महंगाई का मुद्दा सिर्फ एक ट्वीट करके ही निपटा दिया जाएगा? कितनी बार आपके नेता सड़क पर उतरे? आज 102 रुपए अगर कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं तो कहां है विपक्ष का बड़ा नेता? बताइए। आप अगर सड़क पर आएंगे, आप उसको मुद्दा बनाएंगे, आप इसके लिए खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे, आप सरकार को घेरेंगे, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी अगर सड़क पर सिलेंडर लेकर बैठेंगे तो कोई कैमरा नहीं उन्हें कवर करने पहुंचेगा? सईद भाई, संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने हर बार महंगाई का मुद्दा उठाया है। हमने अतुल भाई, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। आपका मुद्दा उठाना ठीक है, लेकिन आमतौर पर क्या होता है? आपकी छात्र इकाई के छात्र नजर आ जाते हैं सड़कों पर, कौन बड़ा चेहरा नजर आता है? बताइए, आप खुद बता दीजिए, आपके बड़े नेते में, आपके बड़े चेहरे में कौन पिछली बार महंगाई के मामले में सड़क पर उतरा? ऐसा है सईद भाई, अगर नजरअंदाज करना है तो कुछ भी दिखेगा नहीं। आंखें मूंद के बात करनी तो वो भी नहीं दिखेगा। मैं आपको बता रहा हूं, संसद के सामने सिलेंडर रखकर स्वयं राहुल गांधी जी ने और सारे बड़े नेताओं ने आंदोलन किया। उसी दिन सड़क पर पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है आंदोलन में खड़ा था। कितना मैं वही पूछ रहा हूं कि वो तारीख कौन सी थी? उसके बाद पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं ना, उसके बाद आज 102 रुपए एक बार में बढ़ा दिया गया ना, सीएनजी के दाम उसके बाद भी बढ़े ना।
आप मुहिम नहीं बनाते हैं ना, एक पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं ना अतुल साहब, क्यों नहीं आप आप क्यों नहीं आत्मचिंतन करते हैं? एक पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं होता है क्या? कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे, अगर बड़े नेता, अगर शीर्ष नेतृत्व आता है तो सड़क पर एक दिन आ जाता है, उसके बाद रोज रोज इसको मुहिम बना करके सरकार को कितना घेर ले रहे हैं आप? ऐसा है सईद भाई, पॉलिटिकल टूरिज्म की अगर बात होगी तो पॉलिटिकल टूरिज्म जो है ना वो भाजपा के लोग कर रहे हैं। वो भाजपा के लोग आम लोगों के मुद्दों को छोड़कर धार्मिक जो धर्मांधता जो है वो फैलाने की बात करें, उसे कहते हैं पॉलिटिकल टूरिज्म। हम रास्ते पर है, कड़ी धूप में है और हर वक्त है। लेकिन एक बात बताता हूं मैं, मुहिम बताना, मुहिम जो चलाने की बात होती है, जो 4 दिन से आप कंटिन्यू चला रहे हो, क्या राज ठाकरे कौन सा मनसे का कार्यकर्ता बताओ मुझे रास्ते पर है? राज ठाकरे यहां से गए, राज ठाकरे ने ये शाल पहनी, राज ठाकरे को इतने पुरोहितों ने पूजा की, क्या ये मुहिम है? क्या यही आपका नैरेटिव है और क्या यही आपकी समझ है राजनीति की? मुहिम अतुल भाई, लग रहा बात मेरी जो है आपको बुरी लग गई है। आप मैं पूछ रहा हूं, नहीं लग गई है, लग गई है, लग गई है। शायद मैंने वही दुखती रग जो है वही पकड़ ली क्या? बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। मैं बता रहा हूं आपको, मैं खुद प्रवक्ता हूं ना, कोई भाजपा का प्रवक्ता दिखा दो। लेकिन राज ठाकरे अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो जा रहे हैं। आपकी जो समर्थन की पार्टी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, सीधे सीधे उसको वो सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं, सीधे अल्टीमेटम दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मस्जिदों पर चढ़ करके लाउड स्पीकर हटा देंगे, और आप बोल रहे हैं कि फिर इस पर बात भी ना हो। हम दूसरे मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं। 16 शर्तों पर, सुनो सईद भाई, 16 शर्तों पर उनको वहां पे सभा की परमिशन दी है। ये लोकतंत्र मानने वाले हम लोग हैं, इसलिए उनको सभा की परमिशन दी। और वो सभा की परमिशन देते समय उनको जो भी शर्तें दी है वो शर्तों में किसी समुदाय कुल मिलाकर के एक फॉर्मूला कोई नहीं है कि इस विवाद को सीधे खत्म कर दिया जाए। और अगर राज ठाकरे हाशिए पर हैं तो आप उन्हें फ्रंट फुट पर आने का मौका दे रहे हैं, ये अगर कहूं तो गलत है क्या? सईद भाई, ऐसा है कोई मोहरा बन के अगर खिलवाड़ अपना खुद का कर रहा होगा और तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो आशा में, वो तो सुनो ना, 29 नवंबर 2018 में उन्होंने, योगी जी ने कहा था कि हनुमान जी दलित है, कहां से उन्होंने जाति की खोज की थी मुझे पता नहीं। ठीक, ये इंसान राज ठाकरे उसी वक्त महाराष्ट्र में ये कहता है कि ये एक विक्षिप्त, मराठी विक्षिप्त शब्द है, यानी वहां पागल, भगवे कपड़े पहन के पागल टकला आदमी, ये जो है योगी जी के बारे में उनका कहना था। आज वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है। तो ये जो उनका बदलाव है, ये देखिए तो क्या है? नैरेटिव की तो बात है ना, वक्त के हिसाब से क्या नैरेटिव सेट करना है, सियासतदान इसको बखूबी जानते हैं और हमारा काम है विश्लेषण करना। अमिताभ सर भी मेरे साथ जुड़े हुए, मैं उनके पास भी जल्दी से आऊं। लेकिन महेश साहब, नहीं, अतुल साहब रोक रहा हूं। देखिए बहुत वक्त दे दिया। हम चाह रहे हैं कि डिस्कशन हो, डिबेट ना हो, यहां पर बहस ना हो, चर्चा हो, चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। महेश साहब के पास मैं आ रहा हूं। महेश साहब, सारी बातें आपने सुन ली, मैंने फॉर्मूले की बात कर ली, ये भी कह लिया कि राज ठाकरे आखिर क्यों इतने ज्यादा प्रोएक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बात यही कही जा रही है कि बी, सी, डी कई पार्टियां हैं बीजेपी की, ओवैसी की पार्टी बी पार्टी है, तो सी पार्टी राज ठाकरे की मन से बन रही है। कुल मिलाकर के दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके बीजेपी चला रही है और नैरेटिव सेट किया जा रहा है। प्लानिंग आपकी है, एग्जीक्यूशन कहीं और से हो रहा है। अब तो अब यही दिया जाएगा। तो सब सवाल है, ये मौका दिया किसने? जैसे आपने अभी शुरू किया अपने रिमार्क्स में, यही बात सामने रख के इनसे सवाल किए और ये दोनों सज्जन उस सवाल पे जिस तरह से बौखलाए, ये लगता है कि ये बौखलाहट साफ जाहिर करती है कि ना कोई राजनीतिक जमीन बचा है, ना कोई राजनीतिक जमीन बची है अब शिवसेना की, और न कोई विधि विधान और संविधान बचा है। सवाल यह है कि अजान के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर आज का नहीं है। राज ठाकरे जी का जो उन्होंने इसका प्रतिकार करना शुरू किया, या जो वहां जनप्रतिनिधि, सांसद या विधायक मातोश्री के सामने जाकर एक तरह से प्रतीकात्मक जो विरोध करने के तरीका जिस तरह का अख्तियार किया गया, उसको लेकर किसी प्रकार से मैं समझता हूं कि आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि ये वही शिवसेना है जो कभी बाला साहब ठाकरे ने शरद पवार को क्या कहा था कि इसकी हिंदू विरोधी मानसिकता की वजह से हम कभी नहीं, वो तो ताल ठोक रहे हैं महेश भाई, ताल ठोक रहे हैं कि हिंदुत्व हमें मत सिखाइए, हमें मालूम है। वही तो बात है कि आप उन्हें कम हिंदूवादी बता रहे हैं और आप अपने आप को ज्यादा हिंदूवादी। होड़ तो इसी बात की है ना कि ज्यादा बड़ा हिंदूवादी है कौन, की वजह से। लेकिन ये पिच आप ही की तैयार की गई है और दूसरे प्ले कर रहे हैं, ये गलत है क्या? ये मैं तो कह रहा हूं कि चलिए हम सब आपकी बात को मानते हैं, हम आपके आरोप को स्वीकार करके
और आगे बढ़ते हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि हनुमान चालीसा अगर पढ़ना अपराध है, देशद्रोह है, तो सड़क पे नमाज पढ़ना क्या है? उनको रोकने की हिम्मत है उद्धव ठाकरे में? अतुल साहब है राजनीतिक जमीन? 2 मिनट में ये सरकार गिर जाएगी। वही मैं आपको दोहराना चाह रहा था कि बाला साहब ठाकरे जैसा व्यक्ति, जिनके सुपुत्र हैं उद्धव ठाकरे, इतनी बड़ी बात आप कैसे कह रहे हैं? अगर जिस तरीके से अलविदे की नमाज हुई और मस्जिदों के अंदर हुआ, सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए, इसको लेकर के अगर कुछ भी कदम अगर महाराष्ट्र में उठाया जाता है सरकार के द्वारा, तो सरकार गिर जाएगी। आप ये किस बिना पर कह रहे हैं? बिल्कुल गिर जाएगी। मैं कह रहा हूं कि 2 घंटे में गिर जाएगी। किस बिना पर? आप हिम्मत नहीं है। कौन गिरा देगा? कौन गिरा देगा? ये गिराएंगे, शरद पवार जी गिराएंगे। जो कांग्रेस है, आप याद करिए ना उस कांग्रेस प्रधानमंत्री को जिसने क्या कहा, यानी कांग्रेस और शरद पवार, एनसीपी और कांग्रेस के दबाव की वजह से शिवसेना कहीं ना कहीं घुटी हुई महसूस कर रही है। शिवसेना का कोई वजूद, मैंने कहा कि ना राजनीतिक जमीन रही, ना वो राजनीतिक वजूद रहा। शिवसेना के जो कार्यकर्ता है, नेता महाराष्ट्र में, यानी कि आप कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल कांग्रेस और शरद पवार के पास है। अभी है साहब, आपको साफ साफ दिखता है कि देश का संविधान, विधि विधान सब कुछ पहले इसके आगे। आखिर में यहाँ बचा क्या है महाराष्ट्र में, जिसको हम दुहाई देके ये और जब आपके साथ शिवसेना सरकार में थी तो फिर रिमोट कंट्रोल शिवसेना के हाथ में रहता था, वो कहां रहता था फिर? नहीं, हमारे पास तो एक सेट एजेंडे पे हम काम करते थे, बैठते थे, तय करते थे। नहीं, आज देखिए, आज संभाजी नगर को लेकर के, औरंगाबाद संभाजी नगर को लेकर के आप राज ठाकरे की बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं, बड़ा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जब आपकी सरकार थी, फडणवीस साहब थे, कहां चला गए थे ये मुद्दा? अजान को लेकर के उस वक्त क्यों नहीं लाउड स्पीकर पे आप लोग ने कोई मुद्दा उठाया, या फिर क्यों नहीं हटवा दिया लाउड स्पीकर? ऐसा तो नहीं आपकी सरकार नहीं थी, बड़े भाई तो आप ही थे ना। होना चाहिए था। मैं कब कह रहा हूं, आज मैं तो कह रहा हूं कि आज हम। अच्छा, जब आप विपक्ष में आए तभी सारे मुद्दे याद आए, सरकार में थे तब आपको ये सब नहीं समझ में आता था? विपक्ष की बात नहीं है, बात है वापस कुर्सी पर आना है, तो इसलिए ये जो मुद्दे हैं उनको हवा दे रहे हैं। बस वापस कुर्सी पे आना है, दोबारा विधानसभा चुनाव जीतना है, इसलिए आप हिंदुत्व की जो खेती है वो कर रहे हो, फसल काटेंगे आप। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हमने एक्सेप्ट किया कि हमसे चूक हुई, हमसे भूल हुई, हमने। अच्छा, वो भूल सुधार रहे हैं राज ठाकरे के थ्रू? नहीं, हम राज ठाकरे के थ्रू नहीं सुधारेंगे। नहीं तो राज ठाकरे को कुछ, अगर आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि राज ठाकरे इस पूरे मामले में सरकार को झुकाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप उनका समर्थन करेंगे? उनके साथ विधानसभा चुनाव जाएंगे, उनको कुछ इनाम मिलेगा या कुछ शेयरिंग मिलेगी? नहीं, क्यों? हम किस लिए? हम राज ठाकरे की वजह से बीजेपी की राजनीति महाराष्ट्र में थोड़ी है। अरे आज तो आपको उनके पीछे चलना पड़ रहा है ना, उन्हें पुश करना पड़ रहा है ना। आप तो ये कह रहे हैं ना कि तू चल मैं आता हूं। आपका वही वाला ना, तू चल मैं आता हूं, चिकनी रोड। अरे भैया, अगर आप इस मुद्दे को उठाए हो और आप अपने दर्शकों को थोड़ा सा इसको कहीं ना कहीं लाभान्वित करना चाहते हो तो सुन लो। राज ठाकरे इसलिए उठ खड़े हुए हैं अपने गांडीव को लेके कि शिवसेना आज कहीं जो है शरद पवार के उस फिरकी में आके बर्बाद हो चुकी है। शिव सैनिक जो है निराश, हताश। ठीक है, मैं महेश साहब आता हूं आपके पास। गीता भट्ट, असल में जो ये हिंदुत्व का मुद्दा है, क्या, मैं आऊंगा, अतुल साहब आऊंगा आपके पास। राज ठाकरे क्या हिंदुत्व के सहारे संजीवनी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर है तो क्या भारत में सिर्फ एकमात्र राजनीति का भविष्य यही रह गया है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो बहुसंख्यक राजनीति को ही आगे बढ़ाने की काम करेगा, वही इस देश में टिक पाएगा? वरना इस देश में राजनीति की कोई जगह नहीं, रियल मुद्दों की कोई बात नहीं होगी। अब मैं एक और, क्योंकि ये न्यायपालिका का एक निर्णय था, उसको लेकर जो है ये जो लाउड स्पीकर जो बात हो रही है उसकी उस पर विषय पे चर्चा हो रही है। मैं एक बात और यहाँ एक उदाहरण साथ में देना चाहूंगी, वो ये है कि जब आपको ध्यान होगा, जब दिवाली में पटाखों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया, उसको लेकर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय समाज के लोग आहत हुए थे। उस निर्णय के साथ नहीं थे, लेकिन क्योंकि कानूनन जो है उसको सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था तो उसको मानना पड़ा, उसको उसकी आज्ञा को जो है उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ा, जबकि उसमें कोई साइंटिफिक तथ्य भी नहीं था। साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि दीपावली के पटाखों से बहुत ही कम, कोई भी ऐसा इस तरह का जो पोल्यूशन है वो नहीं होता है। लेकिन आज आप हालत ये है कि दीपावली में कोई भी पटाखे नहीं जलते हैं, जो उसको माना क्योंकि न्यायपालिका ने निर्णय दिया समाज को। ऐसे ही अगर एक और लाउड स्पीकर को लेकर कोई निर्णय न्यायपालिका ने दिया है, उसे पहले नहीं लागू किया गया होगा, लेकिन आज अगर उसको
हमारे पास उदाहरण है उत्तर प्रदेश का, जहाँ की क्योंकि ये जब राज्य व्यवस्था जो है वो व्यवस्था मैं मानते पंथ निरपेक्ष व्यवस्था है, वो चाहे मंदिर है चाहे मस्जिद है, कि कहीं भी लाउड स्पीकर लगा है उसे हटाना है। परंतु अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो वहां जिस प्रकार की राजनीति आज शिवसेना, जो कि एक समय हिंदू समाज को लेकर जो है उनकी बात को लेकर सामने आती थी, जब बाला साहब ठाकरे जब थे, आज अगर आप देखें तो महाविकास आघाड़ी का भाग बनने के बाद एक उनका कहीं ना कहीं एक वैचारिक नहीं, लेकिन गीता जी एक सेकंड, एक छोटा सा सवाल है। आपने ये बात अभी कही कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर है उसे हटाना चाहिए, तो फिर आप इसको किस तरह से देखती हैं? इसको कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगी या इसका जवाब देंगी कि अगर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं तो मंदिरों पे भी लगे हुए हैं, मस्जिदों पे भी लगे हुए हैं और दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी लगे हुए हैं, तो फिर क्यों सिर्फ और सिर्फ अजान पर विवाद हो रहा है? मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की बात की जा रही है और लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के लिए उसे हटाने के जवाब में मस्जिद के सामने ही लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। ये तो अपने आप में ही एक विरोधाभास नजर आ रहा है ना इसमें। नहीं विरोधाभास, अगर आप इसको इस तरह से देखें कि जब राज्य सरकार इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लग रही, कोई उस पर रोक नहीं लगा रही है, सिर्फ मस्जिदों के सामने अगर सभी धार्मिक स्थलों से हटना है, अगर लाउड स्पीकर सभी धार्मिक स्थलों से हटना है तो सिर्फ मस्जिदों के सामने ही क्यों हनुमान चालीसा? तो महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने ये क्यों कहा कि आजान से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद हम जो है हनुमान चालीसा नहीं बजने देंगे वहां पे? विवाद के बाद ना, वो तो विवाद के बाद हुई ना, वो तो ये कह रहे हैं, नहीं वो आपने भी सुना होगा गीता जी, वो ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह से वैमनस्य ना बिगड़े इसलिए हम करेंगे, क्योंकि पहले कहा गया कि हम मस्जिद के सामने जाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई 15 मिनट पहले या बाद में मत बजाइए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ करना, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि सभी धार्मिक स्थलों को लेकर के तो दिक्कत नहीं है। बात यहां पर लाउड स्पीकर की है या फिर दिक्कत मस्जिद से? इसमें देखिए, इसमें तो जो वहां के धर्मगुरु हैं या जो मस्जिद की जो व्यवस्था को देखते हैं, उन्हें अपने आप ही अपने जो लाउड स्पीकर हैं या तो उनके डेसिबल्स को इतना कम कर ले कि वो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है, खुद से कर लेते हैं, खुद हटा लेते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर खाटी राजनीति हो रही है ना। और राज्य सरकार भी इसमें कोई निर्णय नहीं ले रही है, तो आप अगर समाज इसी साल निगम के चुनाव हैं, क्या ये सब उसी के लिए हो रहा है गीता जी? देखिए विषय जो होता है समाज से ही विषय उभर के आते हैं। अब वो विषय जो है वो सांस्कृतिक विषय भी हो सकता है, सामाजिक विषय भी हो सकता है। विनोद सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, गीता जी आऊंगा आपके पास, ठीक है विनोद सर आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा माफी पहले की थोड़ा आखिर में आ रहा हूं, क्योंकि कम से कम मैं चाह रहा था कि सबकी बातचीत आ जाए, उसके बाद कम से कम आपका इस पर विश्लेषण आए, आप इसको बेहतर तरीके से और समझा पाएंगे। बात तो सिर्फ ये है ना कि हम ये जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा लिखा, तब से लेकर के अब तक हनुमान चालीसा दरअसल भगवान राम के पास पहुंचने का, उन तक जाने का सबसे आसान तरीका था, लेकिन आज यह तरीका भगवान तक पहुंचने का नहीं बल्कि सत्ता और कुर्सी पाने का तरीका बन रहा है। विनोद सर चलिए, एन उनके पास जब हम पहुंच रहे थे उस वक्त संपर्क टूट गया, हम विनोद जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोहित बजाज, सारी बात आप सुन रहे हैं, अतुल आप भी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मोहित मैं आपके पास ही आना चाह रहा हूं पहले कि आप आखिर इस पूरे मामले को किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ चुकी है, उसका इंप्लीमेंटेशन करने में आखिर दिक्कत किस बात की, किस बात का इंतजार? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही बड़ी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि उस मुद्दे को समझने से पहले ये बात का डिस्कशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अभी आपने देखा कि महेश वर्मा जी भी, वह अभी जैसे अपनी बात की शुरुआत करते हैं, भौकलाहट उनकी बातों से सुनाई दे जाता है, दिखाई दे जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर शिवसेना की तरफ सभी एक दूसरे की भौकलाहट ही जो है वो हिंदू मुस्लिम भाई सभी धर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लेकिन मोहित साहब आ रहा हूं आपके पास, बीच में रोक रहा हूं क्योंकि अमिताभ जी मेरे साथ, विनोद जी दोबारा जुड़ चुके हैं। अग्निहोत्री सर मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे संपर्क टूट गया था, माफी के साथ आपके पास थोड़ा लेट से आ रहा हूं, लेकिन मैं चाह रहा था कि सबकी बातचीत हो जाए, उसके बाद आपका विश्लेषण आए। ये क्या नजर आता है, आखिर क्यों अचानक से ये विवाद हो जाता है? ऐसा तो है नहीं कि 2-4 हफ्ते पहले ही अजान शुरू हुई हो, लाउड स्पीकर्स लगे हो, कितने सालों से, कितने 10 साल से, 20 साल से हम देख रहे हैं
ये क्यों आखिर अचानक से मुद्दा उठता है? उन सब के साथ साथ ये भी एक बात कि असल में तो हनुमान चालीसा भगवान राम के नजदीक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन आज जो है ये शायद कुर्सी तक पहुंचने का, सत्ता तक पहुंचने का आसान तरीका दिख रहा है लोगों को। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा जैसे पवित्र रचना की थी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि इसका इस तरह से उपयोग होगा कि इसको जो है राजनीति के अखाड़े में डाल दिया जाएगा। और हनुमान चालीसा तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा पढ़ते आए हैं, मंदिरों में या घर के अंदर जहां हनुमान जी की फोटो लगा करके शांति के साथ ध्यान करके हनुमान जी का वंदन किया जाता है। उसका शुरुआती ऐसी है, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल यश जो दायक फलचार। तो अगर आप शांति और एकांत में ध्यान नहीं करेंगे तो कहाँ गुरु के श्री चरणों का ध्यान कर पाएंगे। आप लाउड स्पीकर लगा के सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो इसका मतलब आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहे हैं, आप सत्ता चालीसा पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने सराहनीय काम किया है कि वो यहाँ सारे जो है लाउड स्पीकर उतर गए सभी धर्म स्थलों से। ये व्यवस्था महाराष्ट्र में भी हो सकती है और महाराष्ट्र की सरकार को भी ये काम कर लेना चाहिए पहले। अब समस्या ये है कि दोनों तरफ से ये जो है ध्रुवीकरण का खेल हो रहा है। महाराष्ट्र में चूंकि अभी शायद 12-13 जो नगर निगम है उनको चुनाव होने वाले हैं, लड़ाई उसको लेकर के हो रही है। मनसे के सामने अपने अस्तित्व का संकट है, राजनीतिक अस्तित्व का। अब राज ठाकरे साहब 2019 में उनके भाषण आप देख लीजिए, जो वो स्वतंत्र चुनाव सभाएं कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी मोदी जी के लिए क्या क्या वो बोल रहे थे। उसके बाद जो है अब वो एकदम से हनुमान चालीसा लेकर के वो महाराष्ट्र में अपनी खोई जमीन पाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की जो अघाड़ी है वो ये जो है इस मामले को बड़े आराम से, जैसा कि आपने कहा कि अगर वो कोर्ट का आदेश पालन कर दे उत्तर प्रदेश की तरह तो ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा वो क्यों नहीं इसको लागू कर रहे हैं। अच्छा, यही स्थिति बिहार में हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने बहुत अच्छी तरीके से मामला सुलझा लिया क्योंकि अपनी सरकार है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने आज कह दिया कि मेरे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये फालतू की बात है। और वो वहां भी जो है कोई लाउड स्पीकर उतारने के लिए कोई अभियान नहीं चल रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हाई कोर्ट के आदेश के पालन का तरीका ये नहीं है कि सड़क पर आप 40 लाउड स्पीकर लगा करके मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसका तरीका ये है कि सरकार से कहें और सरकार नहीं सुनती दोबारा कोर्ट में रिट दाखिल कर दे और सुप्रीम कोर्ट से कहें कि अपना आदेश लागू करवाए। ये कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाए सरकार के ऊपर जो सरकार लागू नहीं करती। नहीं तो विनोद सर जुलूस लेकर के और उसके बाद जो है मस्जिदों के सामने आप जो है वो करें, ये जो तरीका है कहीं न कहीं ध्रुवीकरण की राजी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो सत्ता पाने बजाय भगवान श्री राम को पाने का माध्यम ना होकर के उसको सत्ता पाने का माध्यम बनाया जा रहा है। मेरी तो विनती है इन सबसे कि भाई हमारे श्री हनुमान जी, उनकी चालीसा, भगवान श्री राम जी, उनकी वंदना, इसको तो राजनीति से अलग कर दीजिए। अब तो अयोध्या में राम मंदिर भी बन गया है, अब वो झगड़ा भी खत्म हो गया है। तो कम से कम ये मुद्दे जो है, जो हमारे आस्था के मुद्दे हैं, भावनात्मक मुद्दे हैं समाज के, ठीक है, वो उसको राजनीति करके दूसरे मुद्दों पर राजनीति करिए। हनुमान जी का एक नाम संकट मोचक भी लगता है ये इस तरह से करके खाली सिर्फ एक ध्रुवीकरण करके, और मैं तो कहूंगा इस तरह की बात करने वाले चाहे कोई दल करे, वो हमारे धार्मिक आस्था का, हमारे हनुमान जी की वंदना का भी अपमान कर रहे हैं। नहीं, लेकिन विनोद सर, हनुमान जी का एक नाम संकट मोचक भी है, तो क्या वो राज ठाकरे और कुछ और सियासी नेताओं के लिए संकट मोचन का काम कर रहे हैं? उनको यही नजर आ रहा है कि अब यही बेड़ा पार लगाएंगे? नहीं, हनुमान जी संकट मोचक तो हैं, लेकिन वो किसके संकट मोचक है? वो है दीनों के संकट मोचक है, वो पीड़ितों के संकट मोचक है, वो भक्तों के संकट मोचक है, वंचितों के संकट मोचक है, जो अन्याय का शिकार है उसके संकट मोचक है। वो सत्ता की राजनीति करने वालों के लिए थोड़ी संकट मोचक। आप कोशिश करें, संकट मोचक तो हनुमान जी उसके हैं जो उनकी शरणागत है। आप उनकी शरणागत होइए, आप घर के अंदर, मंदिर के अंदर, किसी अच्छे प्रांगण में आप हनुमान जी का पूरा सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। अब वो एक सांसद जो है, वो उनके पति जो है, वो उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने की जिद उठाने बैठे हुए हैं। किसी ने चिट्ठी लिख दी कि वो प्रधानमंत्री जी के निवास के बाहर जो है। विनोद सर एक और रिएक्शन आपसे चाहता हूं। मतलब है भाई विनोद सर, एक और रिएक्शन आपसे चाहता हूं। इसी मुद्दे पर हम एक और बहस कर रहे थे, उसी में चर्चा में शिव से एमएनएस के भी प्रवक्ता जुड़े हुए थे। उनसे मैंने एक सवाल पूछ लिया था, वो यही पूछा कि राज ठाकरे जब अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं तो मराठी हृदय सम्राट के तौर पर अपने आप को इमर्ज करने की कोशिश करते हैं। जब वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला फेल हो गया तो एक नया प्रयोग कर रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, जाहिर है वो हिंदू हृदय सम्राट बनने के प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि मराठी हृदय सम्राट की जो लड़ाई थी उसमें उद्धव ठाकरे के सामने वो नहीं जीत पाए वो लड़ाई। तो अब उनको लग रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक नया प्रयोग है उनका,
और इसलिए वो हिंदू हृदय सम्राट बनकर के अपनी एक नई छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में वो बने हिंदू हृदय सम्राट, इसमें कोई किसी का हृदय सम्राट बन सकता है, ये उनका अधिकार है। लेकिन कम से कम जो है वो हिंदू हितों के जो तमाम दूसरे मुद्दे हैं, भाई महंगाई भी से भी तो हिंदू पीड़ित है, तमाम सारे जो और मुद्दे हैं, बेरोजगारी से भी हिंदू पीड़ित है, उन सारे मुद्दों को उठा करके उस सरकार को घेरे में डालें। कौन उसके लिए मना कर रहा है? तमाम रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं जिनके लेकर महाराष्ट्र के लोग जूझ रहे हैं, मुंबई के लोग जूझ रहे हैं, उन समस्याओं को लेकर के जनता के बीच जाएं और अपनी बात कहें। महेश जी, बहुत देर से सर आप लगातार आप जब रिएक्ट कर रहे हैं तो महेश जी जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, तो महेश जी आप जवाब दीजिए, साथ साथ सवाल भी एक ले लीजिए कि बेहतर तो है ना, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, अच्छा ही है, खुश तो होंगे ही ना। कोई आपसे पूछ नहीं रहा है कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम 102 रुपए क्यों बढ़ा दिए, कोई ये पूछ नहीं रहा कि सरसों के तेल के दाम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम उसको खरीद सके, बजट बिगड़ गया। कोई सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल और डीजल की अब तो 105, 110, 120 के जो रेट हो गए, लग रहा है कि लोग उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। खुश तो है ना, शायद इन्हीं मुद्दों के सहारे तो आप ये कर पा रहे हैं। नहीं साहब, उसकी अगर उसके ऊपर डिबेट आप रखेंगे तो हम उसकी बहुत सार्थक और बहुत संवेदनशील और बहुत संजीदगी के साथ उसका जवाब भी आपके आगे उस पर भी बात होती है, बात होती रहती है। लेकिन मैं तो बस ये पूछ रहा हूं कि बेहतर ही है ना, इस मुद्दे पर आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा ना कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा कि भाई ये महंगाई कहां जाकर रुकेगी, आपसे तो ये पूछ रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ होगा या नहीं होगा। अभी जो आपका मुद्दा है उस पे जिसको लेकर आप आए हैं, जिससे दर्शकों को लाभ हो, आपके दर्शकों को, उसके लेकर अभी जो विनोद जी ने कहा और आपने कहा, चलिए मैंने मान लिया कि आपने हनुमान जी का स्वरूप सत्ता से उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे बता दीजिए क्या अगर संविधान कहीं स्थापित हो जाए इसकी वजह से, इस राजनीति की वजह से कहीं विधि विधान स्थापित हो जाए, कहीं कोर्ट का ऑर्डर। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं महेश साहब, महेश साहब संविधान स्थापित करने की बात कर रहे हैं। रामदास अठावले आज क्या कह रहे हैं? रामदास अठावले का आपको बयान याद है ना, उन्होंने क्या कहा? आपके सहयोगी हैं, उन्होंने राज ठाकरे के कृत्य को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि कोई भी दादागिरी नहीं कर सकता। पूछ रहा हूं, नहीं मुझे सौ जी बताइए, अठावले जी का बयान इंपॉर्टेंट है या देश का संविधान इंपॉर्टेंट है? अरे मैं आपको, आप संविधान और आप नीति नियत क्या बात कर, आप उल्ट, आप इसको आप जलेबी मत बनाइए महेश साहब, जलेबी मत बनाइए ना। बड़ी सिंपल सी बात है, आप बोल रहे हैं संविधान स्थापित हो जाए तो धमकी देकर के संविधान स्थापित होगा। 3 तारीख को बोलेंगे कि हम चढ़ जाएंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, अनार्की फैला दिया जाएगा, वो ठीक है। प्रतिकार करना चाहिए अगर कोई, अरे प्रतिकार का एक तरीका है ना, संवैधानिक तरीका है ना, असंवैधानिक तरीका थोड़ी, धमकी थोड़ी है। अगर धन विरोध, धमकी क्या होता है? अगर किसी के घर, अच्छा राज ठाकरे जो बात कह रहे हैं वो धमकी नहीं है, वो बड़ी शालीनता से बात कर रहे हैं। वो अगर वैसा जिस बात की वो धमकी दे रहे हैं 3 मई की, अगर वो काम कर देते हैं तो वाकई कानून स्थापित हो जाएगा क्या? वाकई कानून का राज स्थापित हो जाएगा? आप ये नहीं आप यहाँ कह रहे थे ना, आप इसी बात के लिए प्रशंसा कर रहे थे कहीं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की, जहां पे इन्होंने दोनों, अरे आपने जब संविधान स्थापित करने की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होने की बात की, तब मैं उस पर बोल रहा हूं। नहीं, गलत इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों तक मत पहुंचाइए। कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, कोई, मैं तो ये इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके तथ्य का एक काउंटर क्वेश्चन है। उन मस्जिदों के लिए था जहां पे अजान 20 लाउड स्पीकर के साथ हो रहे थे, उनको इंप्लीमेंट करना था। अगर वो इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया, अच्छा उस इंप्लीमेंटेशन के दायरे में सिर्फ मस्जिद आ रही थी, फेल हुए हैं। ये आप सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं महेश साहब, आप ये सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब फिर अब यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने नाम ले लिया कि मस्जिदों में ये लगा हुआ है। आपकी इंफॉर्मेशन ठीक है, वो धार्मिक स्थल की बात नहीं कर रहे बल्कि मस्जिद बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, ये आपकी इंफॉर्मेशन ठीक है, आप सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर मैं ये कह रहा हूं कि धार्मिक स्थलों से जो अजान किया क्लियर कीजिए ना, आप सभी धर्मों की बात की गई है ना, आप तो फिर ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिदों के लिए कोई आदेश जारी कर दिया, उसको पालन करना। देखिए यार, आप कह रहे हैं, आप एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि सही राइट इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, फिर आप खुद राइट इंफॉर्मेशन देने से कहीं ना कहीं बच रहे हैं, उल्टा रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर एक आदर्श स्थापित हो जाता महाराष्ट्र में तो वहां संविधान नहीं बचता। सवाल सबसे पहले मोहित साहब से, अतुल साहब से यही तो पूछा ना कि एक आदर्श स्थापित कीजिए, एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। उनका जवाब क्या था, अब सुन लिया आपने। मैं तो कुछ और पूछ रहा हूं ना, राइट इंफॉर्मेशन रॉन्ग इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। विनोद सर, महेश साहब जो बात कह रहे हैं जरा उस पर रिएक्शन चाहूंगा आपका।
आप वरिष्ठ हैं, बेहतर तरीके से उनको शायद इस बारे में जवाब दे सके। महाराष्ट्र सरकार ने, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और उस सर्वदलीय बैठक में एक नीति निर्धारण की बात हुई। हाँ, वो सर्वदलीय बैठक में ना तो बीजेपी का कोई नुमाइंदा आया, ना देवेंद्र फडणवीस जी आए, ना राज ठाकरे जी आए। उसमें ये बात तय हुई जो कोर्ट के आदेश है उस कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन हो, एक। और दूसरा, इसके ऊपर पूरे राष्ट्र को लेकर, राष्ट्र को नीत करके इंडिया नेशनल लेवल पर एक नीति निर्धारण जो है वो केंद्र ने करे, ऐसा एक सुझाव जो है वो केंद्र को दिया गया। अब दूसरी बात, जहां तक हनुमान चालीसा पढ़ने की बात है तो नवनीत राणा जी जो है उन्होंने, देखिए, 1 on 1 ठीक रहता है ना, सबको बात समझ में आती है। 2000 महिलाओं को लेकर उन्होंने हनुमान चालीसा का पठन किया था। ठीक है अतुल साहब, देखिए आपने ये बात कह दी, मैं विनोद साहब से इस पर जवाब चाह रहा था। विनोद सर, महेश साहब ने तमाम बातें कह दी, कानून स्थापित करने की बात कर रहे हैं, संविधान स्थापित करने की बात कर रहे हैं। आपका रिएक्शन चाहूंगा सर, आप वरिष्ठ हैं इस पर, मैं चाहता हूं कि आपका रिएक्शन आना जरूरी है, मुझे लगता है। नहीं, देश में कानून का राज हो, देश में संविधान का राज हो, इससे किसमें राज है? तो ये देश सरकार की जिम्मेदारी भी है, हर सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की, कि देश में कानून का राज हो, संविधान का राज हो। लेकिन कानून और संविधान का राज की अगर बात महेश जी कर रहे हैं, मैं तो उनका स्वागत करूंगा उनकी बात का। लेकिन कानून और संविधान का राज सड़क पर जो है वो नारे लगाने से नहीं होगा। उसके लिए एजेंसियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, सब पुलिस है, प्रशासन है, उससे होगा ना। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करना है तो उसका एक तरीका है, ये जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है, अतुल जी आ रहा हूं, लागू कराएं। और जहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं हो रहा है वहां दोबारा कोर्ट से अपील की जाए कि वो अपना फैसला लागू कराए, और जो अधिकारी या जो एजेंसी इसको लागू न करे उस पर अदालत की मानहानि का रास्ता है। बताइए भाई साहब, बताइए, ये एक सिस्टम है, ये तरीका है जो संवैधानिक अधिकार है या तरीका है, वो ठीक है, या फिर सीधे सीधे कह दिया जाए 3 तारीख को हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये ठीक है? संवैधानिक तरीके से होना चाहिए सब। मैं एक अहम मुद्दा यहाँ पर रखना, आजादी जो है उसको आप कैसे छीन लेंगे? आप, हर एक आदमी का जन विरोध का अधिकार है इस देश में, वो करेगा। अगर जन विरोध से किसने मना किया? जन विरोध से मैं तो अल्टीमेटम की बात कर रहा हूं ना, मैं तो उस पर आप उससे बच रहे हैं, आप उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं विनोद जी के बात का जवाब दे रहा हूं। इस देश का प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जब कहता हो कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, इसका मतलब क्या होता है? विनोद जी समझाएंगे मुझे जरा, बता देना कि ये किस तरह की बोल है, इसका किस तरह से प्रतिकार किया जाए, कौन से कोर्ट में जाए, किस कोर्ट के आगे कहें कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस का प्रधानमंत्री, जब ये बोलता है तो इसको क्या कहा जाए, इसको किस तरह से प्रतिकार किया जाए? जब अजान के ऊपर, जब फेफड़े जो आदमी कह रहा है कि भाई इसकी आवाज से मेरी मौत हो सकती है, उसके ऊपर भी दया नहीं आती है। जो गैर इस्लामिक, मैं जवाब ले लेता हूं, विनोद सर सही जवाब ले लेता हूं। विनोद सर, गैर इस्लामिक कृत्य को आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? किस तरह से उसको कहा जा रहा है? राजनीति करने का मौका कौन दे रहा है? विनोद सर, सवाल है, रिएक्ट करेंगे क्या? नहीं, मैं महेश जी को सुन नहीं पाया, बताएं तो क्या कहा? उनकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही, बहुत ज्यादा। महेश साहब ये कह रहे हैं सीधे तौर पर कि जब वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि जब वो ये कहते हैं कि इस देश पर संसाधनों का सबसे पहला हक मुसलमानों का है, तो इसको लेकर के कहां जाया जाए, किस कोर्ट में जाया जाए? देखिए, पहली बात तो मनमोहन सिंह ने मुसलमान नहीं कहा था, मनमोहन सिंह ने कहा था माइनॉरिटीज का है। मैं उसको करेक्ट करता, इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप बेहतर तरीके से इसको करेक्ट करें। मैं यही कह रहा हूं ना, जब सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हैं तो महेश साहब सीधे बोल देते हैं कि अजान खराब है और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाओ। जब मनमोहन सिंह के जवाब बयान का जिक्र करते हैं तो भी वो कह देते हैं कि मुसलमानों का हक है। वो कोर्ट कर रहे हैं या मिस कोर्ट कर रहे हैं सर? उन्होंने माइनॉरिटीज कहा था, पार्लियामेंट में कहा था। और दूसरी एक बात देखिए, ये जो है इस तरह का बयान जो है ये राजनीतिक बयान था, और ये प्रधानमंत्री इसलिए भी देते हैं, घर में जो है मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको माँ कहती है कि ज्यादा खाना दे दो इसको, किसी कमजोर है, तो इसमें ये इस तरह का बयान था। अब उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनमोहन सिंह के बयान को कोट करते हैं, मनमोहन सिंह चुनाव हार गई कांग्रेस, मनमोहन सिंह अपने घर में बैठ गए, राजनीति से बाहर हो गए। अब वो बयान लेकर के बार बार क्या कहना चाहते हैं? और माइनॉरिटीज के लिए कहा था, और दुनिया में तमाम बड़े नेता वो वोटों की जो फसल है वो इन्हीं मुद्दों से, इन्हीं बयानों से तो काटी जाएगी ना सर। वही तो हो रहा है। महेश जी हंस तो रहे, इतने मुतमईन है, कोई दिक्कत नहीं है। 102 रुपए अगर गैस का दाम बढ़ रहा है
कल को अगर बाहर लेके जाएंगे फैमिली को और अगर वहां से ज्यादा बिल दिया जाएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत तो आम लोगों को है ना, जिनकी पॉकेट पर जहां 100 रुपए की जगह वो 150 लगेगा, परेशान तो वो होगा ना। मैं साहब ये है, मैं कह रहा हूं कि उस 102 रुपए में राज्य सरकार को क्या मिल रहा है और उस पैसे से वो राज्य सरकार क्या कर रही है, ये भी कम से कम आपके दर्शकों के सामने आना चाहिए कि आज जो ठीक है, पैट के नाम पर वसूला जा रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, और हम जो सेंट्रल एक्साइज लेते हैं उसका 40% भी राज्य सरकार लेती है, और उसके बाद ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं तो अब ये ऑल टुगेदर एक नई चर्चा हो जाएगी, ऑल टुगेदर एक नया विषय हो जाएगा, इसलिए इसको वापस रोकता हूं मैं। और महेश साहब आपको रोक रहा हूं माफी के साथ, अब समय नहीं है। सभी आप मेरे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महेश वर्मा, अतुल पाटिल, गीता भट्ट, मोहित बजाज और विनोद अग्निहोत्री सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के जब धार्मिक मामलों के बारे में राजनीति होने लगती है तो कहीं ना कहीं वहीं से दिक्कत शुरू होती है। धर्म हर इंसान धारण करता है, लेकिन जब इसमें सियासत घुल जाती है तो फिर स्थितियां बदल जाती हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।